नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या संभल में सनातनी सबूत मिलने से विरोधी इतने बौखला गए कि वक्फ के फर्जी दस्तावेज ही लेकर सामने आ गए? जिन दस्तावेजों के आधार पर संभल के कई इलाकों को वक्फ की जमीन बताया जा रहा, संभल का प्रशासन उन दस्तावेजों को सिरे से खारिज कर रहा, कह रहा है फर्जी है, अनरजिस्टर्ड, सत्यापित नहीं है। माने कैसे? संभल प्रशासन का साफ कहना है कि दस्तावेज सत्यापित नहीं, बाकायदा इस पर केस भी दर्ज किया गया है और जमीन की जांच भी की जा रही है। वहीं संभल हिंसा के आरोपी बर्क की एफआईआर रद्द करने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब सवाल है कि क्या वक्फ के फर्जी दस्तावेजों के जरिए संभल का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या योगी राज में ऐसा हो पाएगा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट। उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। संभल में जगह जगह सनातन के पुख्ता सबूत, बंद पड़े मंदिरों में पूजा, भक्तों का तांता, जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में सनातनी सबूत मिलने का दावा, सांसद बर्क के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से कोर्ट का इनकार। क्या यही वजह है कि अब गुस्से में संभल में वक्फ की अंधेर गर्दी चल रही? क्या सनातनी सबूत मिलने का गुस्सा है कि वक्फ के दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं? क्या सर्वे रिपोर्ट में सनातनी सबूत मिलने की खींच है कि वक्फ के दस्तावेज में पूरे संभल को वक्फ की प्रॉपर्टी बताया जा रहा? संभल में गजब का खेल चल रहा। वक्फ के दस्तावेज दिखाकर दावा किया जा रहा कि संभल की जमीन वक्फ की है। दस्तावेजों के मुताबिक संभल का कल्की मंदिर, संभल की कोतवाली, पुलिस चौकी, संभल की मार्केट, शाही जामा मस्जिद, मस्जिद के आसपास की जमीन, सत्यव्रत पुलिस चौकी को वक्फ की जमीन पर बताया जा रहा। इतना ही नहीं, वक्फ के दस्तावेजों में खसरा संख्या के साथ साथ पूरे एरिया को दस्तावेजों में दिखाया गया है। कहीं पर 4 किलोमीटर तो कहीं 2 किलोमीटर के बीच की जगह को वक्फ का होने का दावा किया जा रहा। दस्तावेज में महमूद खान सराय खसरा संख्या 110, बदायूं दरवाजा खेवट नंबर 125, हसनपुर मुनफ्सा खेवट नंबर 19-20-90, शहजादी सराय खेवट नंबर 92, खेवट नंबर 55, शेर खान सरिया खेवट नंबर 1.407, हल्लू सराय खेवट नंबर 13, मोहम्मद कोट शर्की समेत कई जगहों को बताया गया। एक तरफ वक्फ के दस्तावेज सामने आए, दूसरी तरफ संभल प्रशासन ने इन दस्तावेजों को फर्जी बता दिया। संभल के डीएम का कहना है जांच में दस्तावेज फर्जी पाए गए। जो पेपर है वो बहुत ही रैंडमली कुछ बनाया गया है, अनरजिस्टर्ड है तो सत्यापित तो है नहीं किसी भी रूप में। दूसरा, शहर में लगभग 4 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर इतने एरिया के बीच की प्रॉपर्टी को वक्फ दर्शाया गया है उस पेपर में। बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हैं उनकी ओवरलैपिंग भी है। सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी कोई नॉन जेडे की प्रॉपर्टी होती है या अंदर चुंगी या शहरी जिसको प्रॉपर्टी हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर रकबा और गाटा संख्या खुला होना चाहिए। तो किसी में भी रकबे का उल्लेख नहीं है और ज्यादातर में गाटा संख्या का भी उल्लेख नहीं है और वर्तमान में इस तरह का गाटा संख्या कोई अस्तित्व में भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो भी व्यक्ति वक्फ करता है उसमें स्पष्टता है उसका स्वामित्व उस संपत्ति पर होना चाहिए। वहां किसी भी संपत्ति के ऊपर स्वामित्व का कोई भी कागज वहां नहीं लगा हुआ है। इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से फर्जी दस्तावेज जारी करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी हो गई। जो जांच रिपोर्ट कमेटी द्वारा दी गई है उसके आधार पे एक अभियोग जो है वो थाना कोतवाली के अंदर वर्तमान में पंजीकृत कराया जा रहा है और उसके बाद में जो भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन ये उल्लेखनीय है कि अभी तक जो कागज दिए गए थे उनके परिशीलन से तो ये पाया जा रहा है कि थाना कोतवाली है, ये भी एक वक्त प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। ये 1905 में बनी बिल्डिंग है और यहाँ पे कई ऐसी भी भूमियां हैं जिनके बेनामे सेल डीड ना करवा के उनके हिब्बे करवाए जा रहे हैं या फिर उनका एग्रीमेंट करवाया जा रहा है और उनको भी वक्त प्रॉपर्टी बता के उनके किया जा रहा है। तो इस तरीके की तमाम प्रॉपर्टी उन सबकी जांच की जाए। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 24 नवंबर को हुई हिंसा के आरोपी नंबर 1 बर्क के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। पुलिस अब बर्क को पूछताछ के लिए बुला सकती है, हालांकि कोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।
इस बीच एक तरफ वक्फ के झूठे दस्तावेज दिखाकर माहौल खराब किया जा रहा, तो दूसरी ओर सनातनी सबूत से इतने चढ़े कि कांग्रेसी नेता राष्ट्रीय दल भी विवादित बयान दे रहे और राष्ट्रपति भवन और लाल किले को भी खोदने की बात कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जी कि तमाम सर्वे बंद होने चाहिए। कोई अदालत फैसला न दे जब तक वर्शिप एक्ट पे सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला नहीं करते। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार इनकरेज करती है और जुडिशरी पे अब सवाल उठने लगे हैं जिस तरीके से संभल के अंदर हुआ है। इस देश के अंदर अगर मस्जिद और मंदिर के झगड़े चलते रहेंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। और ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर शिवलिंगी तलाश करना है तो मैंने तो सपने में देखा है कि राष्ट्रपति भवन के नीचे भी शिवलिंग है और लाल किले के नीचे भी शिवलिंग है। सरकार को चाहिए दोनों जगह खुदाई कराए। अब सवाल है कि संभल में सनातन के पुख्ता सबूत मिलने से बौखलाए लोग संभल को वक्फ की जमीन बताने पर क्यों तुले? क्या संभल में वक्फ की अंधेर गर्दी चलेगी? सवाल ये भी है कि क्या सांसद वर्ग की मुश्किलें बढ़ गई? क्या सनातनी सबूत से इतनी शर्त कि अब राष्ट्रपति भवन और लाल किले को खुदवाने की बात कही जा रही? सबसे बड़ा सवाल है, क्या वक्फ के नाम पर मनमानी चल सके? इसीलिए वक्फ बिल का छाती पीट पीट कर विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए, आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवधेश जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। हाजी मेहरदीन रंगरेज, एमआईएम के नेता और प्रवक्ता, स्टूडियो में मौजूद हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, और प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जुड़ेंगे अब से थोड़ी देर में, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं सबसे पहले मेहरदीन आपसे सवाल करता हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है। कल्की मंदिर, हरिहर मंदिर, कुछ और मंदिर, कुछ और कुएं, वहां क्या कर रहा है आपका वक्फ? देखिए, मेरा कहना है राकेश भाई, जिस तरीके से आप ये बातें कर रहे हैं, वहाँ पर दोनों जो आपने नाम लिए, दोनों के कल्की मंदिर और वो सारे मंदिर वहाँ पर बने हुए हैं। मगर जिस तरीके से ये जो सरकार है यूपी की, और जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ पर मंदिर तलाशे जा रहे हैं मस्जिदों के नीचे। संविधानिक मेहरदीन, वहां पर वक्फ क्या तलाश रहा है मंदिरों के नीचे? देखिए, वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो कोई सरकारी संपत्ति नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, वक्फ क्या तलाश रहा है? बार बार कहते हैं ना मेहरदीन कि मस्जिद के सर्वे की बात। भाई, आप मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों तलाश रहे हैं? अब मुझे आज इस सवाल का जवाब दीजिए कि वक्फ मंदिर के नीचे क्या तलाश रहा है? देखिए, अगर वक्फ इस तरीके की कोई बात करता है तो हम उनकी सब साथ नहीं है। हम चाहते हैं कि देश में जब लॉ एंड ऑर्डर है, और बाबा साहब का जब खारिज कर रहे हैं ना, जब बाबा साहब का जब संविधान है, खारिज कर रहे हैं, वर्शिप एक्ट जब तक है, कोई भी विवाद इस तरीके का मंदिर मस्जिद, तो पहले बोलिए ना कि खारिज कर रहा हूं। मुझे मालूम है आज आपके सामने धर्म संकट वाली स्थिति है, इसीलिए मैंने कोई इधर उधर का सवाल नहीं पूछा, और सीधे यही सवाल पूछा मेहरदीन कि वक्फ मंदिरों के नीचे क्या तलाश रहा है? राकेश भाई, आप ये समझिए कि जिस तरीके से अगर हम लोग भी कहने लगे कि मोदी जी का जो घर है जो दिल्ली में, भाई उसके नीचे मस्जिद है, मेरे सवाल पर ये सारी चीजें नहीं, इनको आज नहीं, इधर अगर हम ये बात कह रहे हैं, ना मेहरदीन सुनिए, आप बार बार ये कहते हैं ना कि मस्जिदों के नीचे मंदिर तलाशा जा रहा है, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये बातें बंद होनी चाहिए। अब ये वक्फ क्या तलाश रहा है? और अभी तो ये 2-3 मंदिर हैं, कहिए तो ऐसे 10 मंदिरों के आपको उदाहरण दे दूं जहां पर वक्फ के दावे हैं और कभी उस पर आपकी जुबान खुलती नहीं है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं तुमको बहुत सटीक जवाब देना चाहता हूं राकेश भाई। जो वक्फ का जो चेयरमैन होता है वो वहां ना पहले बोलिए कि पहले आप देश के सामने बोलिए, देश के सामने मेहरदीन आप बोलिए वक्फ का दावा गलत है, वक्फ ने संभल में गलत किया है। पहले आप ये बोलिए, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। संभल तो मस्जिद है। अरे भाई, संभल में सिर्फ मस्जिद थोड़ी नहीं है, संभल में सिर्फ मस्जिद थोड़ी नहीं है। मेहरदीन, आप देश के सामने पहले बोलिए, आप बोलिए कि संभल में वक्फ ने गलत किया है। विरोधी सरकार है। अरे भाई, आप बोलिए ना संभल मंदिरों ना आज मैं कुछ सुनूंगा नहीं भाई, आज मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। पूछ रहा हूँ आज मैं कुछ और नहीं सुनूंगा। कौन है? पहले बोलिए, संभल में वक्फ ने सही किया या गलत किया? संभल में वक्फ ने सही किया कि गलत किया? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन संभल में वक्फ ने सही किया कि गलत किया? मैं कह रहा हूं, अगर कोई ऐसे वादे अगर कोई करता है कि गलत है, कि अगर किसी के धार्मिक स्थान पर इस तरीके के करता है, डेट अगर 1947 से पहले का कोई मामला गलत है तो वो बिल्कुल तो गलत है। एक बात तय है, उसके बाद अगर कोई मामला नया कोई उठा रहा तो वो बातें एक बात तय है। और अवधेश जी, एक टिप्पणी, ये थोड़ा सा अलग मामला, फिर गोपाल जी आपके पास आऊंगा। एक बात तो तय है अवधेश जी की आज ये मान लिया जो वक्फ की पैरोकारी करते हैं कि भाई ये वक्फ बहुत गलत काम करता है,
इसलिए इस पर कंट्रोल और अंकुश लगाने की बहुत जरूरत है। संभल में वक्फ ने बहुत गलत किया है, मेहरदीन मान गया। देखिए मैं अब रुक जाइए, रुकिए। कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। नहीं, क्यों नहीं टिप्पणी करेंगे भाई? हो रहा है वो क्यों नहीं टिप्पणी करेंगे? तो पूरा बवाल, पूरा विवाद, पूरी बहस संभल को लेकर है। बनाना चाहता आपकी है। पार्टी के सर्वे सरदार रोड संभल को लेकर बोल रहे हैं। अयोध्या अब की आप संभल पर टिप्पणी नहीं तरह करेंगे। हमारी मस्जिदों को लेने रुक जाइए, अभी रुक जाइए, उस पर भी आऊंगा। अरे रुकिए, उस पर भी आऊंगा। ना ना रुकिए, रुकिए, उस पर भी आऊंगा। मेहरदीन उस पर भी आऊंगा, रुकिए। ना ना रुकिए, मेहरदीन रुकिए, उस पर भी आऊंगा। अवधेश जी एक क्विक टिप्पणी, छोटा जवाब। बस छोटा जवाब यह है कि देखिए, ऐसा है कि दूसरे के लिए तो कागज दिखाना है, हमको कागज नहीं दिखाना है। वक्फ का मतलब वही था, वो एक सिद्धांत है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वक्फ एक्ट बहुत ही चतुराई से देश को गजवाए हिंद में परिणत करने के लिए लाया गया था कि धीरे 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 बाद में कहेंगे पूरा देश ही वक्फ की प्रॉपर्टी है, और वो फिर कंधार से कामरूप तक और काठमांडू तक हमारा एरिया होगा। अब इस समय तो मेहरुद्दीन फंस गए हैं, क्योंकि दावा कर रहे हैं वहां से कुछ निकलने वाला नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है कि अगर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया, बाबर के समय नहीं बनाया, यही इसको उनका दावा है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय वक्फ कहां से आ गया होगा? सवाल तो यह भी है कि अगर वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया या बाबर, तो आया कहां से वो वक्फ की प्रॉपर्टी? कोई उठकर कर देगा क्या? नहीं, कोई उठकर कर देगा क्या? राकेश पांडे सुनिए, 1000 पहले साल नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय कोई था नहीं। आज कहें कि हम उस समय की जमीन को वक्फ कर दे रहे हैं। मैंने अपनी संपत्ति को वक्फ कर दिया। अरे आप अपनी प्रॉपर्टी का करेंगे ना भाई? संपत्ति जो है वक्फ बोर्ड को दे दी, ठीक है। तो अब तो वक्फ बोर्ड के अंदर तो भाई जाकर, नहीं, अभी रुक जाइए, मैं अभी बिल्कुल डिटेल नहीं होने दूंगा। आज अवधेश जी अपनी बात पहले पूरी करिए। एक सेकंड में पूरी बात कर लूं। मैं ये कह रहा हूं, राकेश पांडे, मैं इसके लिए तैयार हूं कि राशि दल भी या कोई अगर चाहता है कि लाल किले की खुदाई हो, राष्ट्रपति भवन की खुदाई हो, तो मैं बिल्कुल इसके लिए तैयार हूं। अगर उसमें है वो कोर्ट में अभी ले जाएं, ना ले जाएं, वो सरकार को लिख के दें और लाल किला खुदवाने के लिए तैयार हो जाएं। नहीं अवधेश जी, लोग उसके मैं एक बात कहूंगा सर, बार-बार ऐसे नहीं तैयार होने का है, ऐसे नहीं तैयार होने का है। ना अवधेश जी, मैं आपकी इस बात से पहली बार सहमत हो रहा हूं, ऐसे नहीं खुदवाने का है। आधार ले आइए, सपना देखकर तो खुदाई एक बार यूपी में हो गई है, सपना देखकर खुदाई हो गई है, और कई दिन खुदाई चली थी सोना खोजने के लिए। तो वैसी खुदाई नहीं चाहिए, आधार लेकर आइए, तब लाल किला जो मन है वो खुदवाते रहिए, सीएम हाउस खुदवाते रहिए। लेकिन धर्मेंद्र यादव, जो सवाल जहां से मैंने शुरू किया, हरिहर मंदिर, कल्की मंदिर, कुआं, मूर्तियां, इन सब का बदला वक्फ से, और इस मुहिम में आपकी पार्टी के नेता भी हैं। और क्योंकि जियाउर रहमान बर्क ने पुलिस चौकी को लेकर कहा था कि वक्फ की जमीन पर बन रही है, अब केस दर्ज हो गया है, हालांकि अज्ञात के खिलाफ है, जिन जिन लोगों ने पुलिस चौकी पर अफवाह फैलाई है। राकेश जी, पहले तो ये बताइए कि अज्ञात के खिलाफ क्यों केस दर्ज हुआ है, बता दीजिए। क्या चीज? भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है संविधान विरोधी काम करने की है। अगर इस देश के पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, अवधेश जी कह रहे हैं कि अंधेरे में रख के बनाया, इसका मतलब ये पार्लियामेंट का अपमान कर रहे हैं, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। किसी देश के पार्लियामेंट में बना हुआ कानून पूरे देश का कानून होता है और उसे माना जाता है। उसमें अगर कोई खामियां है तो उसे बाद में हम अमेंडमेंट करके सही कर सकते हैं। कौन से कानून की बात कर? तो भारतीय जनता पार्टी को अगर सुन लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी को अगर लगता है कि वर्शिप एक्ट गलत है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों चेंज नहीं करती है? अरे तो भैया, ये वर्शिप एक्ट जाकर अपने सांसद को तो पहले समझाइए। कानून नहीं समझाने आया क्या? मोहन भागवत जी के बयान को नहीं सुना आपने? नहीं धर्मेंद्र यादव, ये बात नहीं समझ में आई क्या? अपने सांसद को समझाएं। अरे मोहन भागवत जी की बात समझ में आई नहीं है आपको? बताइए। अब आपसे मैं बर्क पर पूछूंगा, आप मोहन भागवत पर जाएंगे। बर्क पर बोलने में क्या दिक्कत होती है? इकरा हसन पर बोलने में क्या दिक्कत होती है? उनकी बात समझ में आई नहीं? हाँ नाम में जवाब दीजिए आप। मोहन भागवत जी की बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं, मुझे तो समझ में आई, आपको नहीं समझ में आ रही है ना। मैं पूछ तो रहा हूं, मंदिरों के नीचे वक्फ बोर्ड क्या खोज रहा है, बताइए। चलिए, यही सवाल आपसे कर रहा हूं धर्मेंद्र यादव। कल्की मंदिर को बता दिया गया, हरिहर मंदिर को बता दिया गया, कुआं बता दिया गया, सब वक्फ का लड़ने, वक्फ क्या खोज रहा है वहां पर? राकेश जी, वक्फ जो आप बार बार कह रहे हैं ना, पहले उसको समझिए, जनता को गलत मत बताइए। नहीं, कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। वक्फ क्या खोज रहा है, मेरा एक लाइन का सवाल है। बता रहा हूँ ना, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। जो वक्फ बोर्ड की जो एपेक्स कमेटी है, जो सबसे बड़ी कमेटी है, जिसको सेंट्रल वक्फ बोर्ड कहते हैं, उसमें जो केंद्र का माइनॉरिटी मिनिस्टर होता है, उसका चेयरमैन होता है। अरे ये सब दलील मत सुनाइए भाई, अभी आप वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे ना, तो पहले बोलिए कि वक्फ ने गलत किया, बाद में सरकार को कोसिए। मेहरदीन की तरह बोलिए कि वक्फ ने गलत किया। पहले वक्फ को समझिए तो सही। नहीं क्यों? हाँ, तो वक्फ को सुधार रही है सरकार, आप बोलिए ना वक्फ ने गलत किया।
वक्फ ने गलत किया, बोलिए। गलत किया, इसका मतलब देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने गलत किया। अरे भाई फिर वही बात है, आप वर्शिप एक्ट की बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप वर्शिप एक्ट की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर की बात है, क्योंकि कल की मंदिर की बात है, क्योंकि उन धार्मिक महत्व वाले कुओं की बात है। अरे धार्मिक महत्व, आपका क्या धार्मिक महत्व हम समझ रहे हैं। पहले तो हमारी बात सुनिए। इस देश में जो बोर्ड की सेंट्रल कमेटी है, उसका चेयरमैन माइनॉरिटी मिनिस्टर है। अरे भाई मैं धर्मेंद्र जी अभी ये ज्ञान नहीं चाह रहा हूं, मैं सर ये जानना चाह रहा हूं, आप सब दुहाई दीजिए, आप सरकार को कोसिए, वो भी आपकी बात में तार्किक मान रहा हूं। मैं एक लाइन का पहला सवाल ये है कि भाई वक्फ कल की मंदिर के नीचे क्या कर रहा है, मुझे बताइए, क्या खोज रहा है, कुओं में घुस के क्या खोज रहा है? मुझे अब राकेश जी ये बताइए, जब इस देश की पार्लियामेंट ने 1991 का वर्शिप एक्ट बनाया था, तो वो लोग जानते थे कि देश पर मुगलों ने राज किया, देश पर अंग्रेजों ने राज किया है, तो उनको पता था कि अगर इस तरह का कुछ खुदाई आप करोगे तो भाई फिर वही बात चिन्ह मिलेंगे। अरे मेरे धर्मेंद्र जी मैं पूछ रहा हूं सर, वक्फ मंदिरों के नीचे क्या खोज रहा है? आप कह रहे हैं ना कि सर्वे नहीं होना चाहिए, सिलसिला बंद हो जाना चाहिए, तो वक्फ से आप क्यों नहीं सवाल पूछते कि इन मंदिरों के नीचे क्या कर रहे हो, कल के मंदिर के नीचे क्या खोज रहे हो, धार्मिक महत्व वाले कुएं में क्या खोज रहे हो? 10 मंदिर के नाम गिनवा दूंगा, उन मंदिरों के नीचे क्या खोज रहे हो? तो पहले भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि ये बात अभी बंद हो जानी चाहिए, सर्वे बंद हो जाना चाहिए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपसे कम ज्ञान रखता है? तो कहां सर्वे हो रहा है भाई, कहां सर्वे हो रहा है? सर्वे पे क्यों रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सर्वे पे क्यों रोक लगा दिया बताइए मुझे। अरे सर्वे अभी अगले आदेश तक रुका हुआ है, सर्वे को लेकर कोई आदेश नहीं देना है, परमानेंटली नहीं हटा दिया है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, अरे सुनिए ना धर्मेंद्र जी, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सर्वे किया जा सकता है, वो लाइन आप छोड़ दिए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं किया जा सकता, रुक जाइए, क्यों रोका? कुछ तो कारण होगा रोकने का। हाँ तो आने दीजिए, कारण बताने दीजिए, जो रोका है वही बताएगा, रुक जाइए। अब मुझे समझ में आ गया। गोपाल कृष्ण जी अब आप आइए, एक लाइन का सवाल नहीं जवाब दे पाए, वर्शिप एक्ट की दुआई वक्फ को नहीं देंगे, क्योंकि वक्फ को अलग कर देना वर्शिप एक्ट से। वक्फ कुएं में क्या खोज रहा है, मंदिर के नीचे क्या खोज रहा है, इनके सांसद को चौकी के नीचे क्या देखने को मिल गया वक्फ का, उस पर चुप हो जाएंगे, फिर कहेंगे सरकार गलत है, भाई उनका माइनॉरिटी मिनिस्टर गलत काम कर रहा है। नहीं देखिए राकेश जी, हमें समझना पड़ेगा कि इस देश की राजनीति, ये जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी, ये जो मुस्लिम बहुल के जो पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग वगैरह, वह लोग क्या कर रहे हैं? वह लोग पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और देश के संविधान के नाम पे, देश के संविधान के नाम पे आप क्या कर रहे हैं? देश का संविधान कहता है कि धर्म के आधार पे आप इस तरह के कानूनों को नहीं बना सकते। जो वक्फ बोर्ड का कानून बना है वो पूरा धार्मिक आधार पे एक पूरे किसी एक धर्म विशेष के लोगों के फायदे के लिए और पूरे देश के हित के लिए बना हुआ है। उसको अमेंडमेंट के लिए आप खड़े नहीं होते और उसका मिसयूज करते हुए काम करते और संविधान की खाली पुस्तक लेके खड़े हो जाते हैं। तो ये जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, संविधान के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, संभल उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। संभल में जिस तरह का आपने इतिहास को आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि मुगलों ने और मुसलमानों ने इस देश के हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ के उनके ऊपर अपने ऐतिहासिक रूप से अपने मस्जिदों को बनाया। एक ये तथ्य है जिसको आपको स्वीकार किए बगैर आप सर्वधर्म समभाव की बातें करते रहेंगे। गोपाल जी कुछ पूछ रहे हैं धर्मेंद्र यादव, 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ बोलिए। जैसे लोग जो संसद में है वो वक्फ के नाम पे किस तरह का भ्रष्टाचार इस देश में, किस तरह का धार्मिक धर्मांधता फैला रहे हैं, यह अपने आप में बहुत ही खतरनाक। ठीक है सर, ठीक है। और वो आपका एमपी समाजवादी पार्टी का यहाँ पे अपने एमपी आपका एफआईआर हुआ, बिजली चोरी कर रहे, शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं ठीक है गोपाल जी आ रहा हूं। आपने छेड़ी दिया है बात, तो धर्मेंद्र जी बताते चलिए, मैं एक सवाल ऐड कर देता हूं अपने जवाब के साथ, उसका भी जवाब दे लीजिएगा। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया है, अब तो पुलिस समन करेगी, आगे पता नहीं क्या क्या हो गया। अगर इतनी एफआईआर गलत था तो हाईकोर्ट कोशिश कर देता। और एक एमपी को शर्म आनी चाहिए। राकेश जी भारत की न्याय प्रक्रिया में भी माननीय उच्चतम न्यायालय का हमारा रास्ता बचा हुआ है। हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि मोदी ने 2200 करोड़ रुपए का घूस दिया, अधिकारियों को दिया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना करके दिया और उसको बताया किस अधिकारी को कितना पैसा दिया गया, किलोवाट के हिसाब से घूस दी गई। और जो चार्जशीटेड है अमेरिका की अदालत में
उसकी पैरवी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अरे जिन्होंने भारतीय देश जनता का पार्टी नाक को कटवाया, छोड़िए। दुनिया की पटल आप पर जाकर न्यायालय के ऐसे पूंजीपति का साथ दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। 2200 करोड़ रुपए चोरी इनको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है। दूसरा सवाल हमने इनसे ये पूछा था कि मोहन भागवत जी के बयान से सहमत है कि नहीं सहमत है? दोगे तीसरा ये जवाब कह भी रहे दोगे थे कुछ? कि मुसलमानों ये के लिए जिस एक न्याय बिल ले प्रक्रिया आया की गया, बात आप हिंदू कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, आगे 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 बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है धर्मेंद्र जी सर, आप सवाल पूछिए ना सर, लेकिन सवाल के साथ कुछ जवाब भी देते थे। आज आप जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। मेहरदीन आऊंगा, अपनी बात कहिएगा। अभी उससे पहले अजहरी साहब के पास, अभी तक उन्होंने नहीं बोला है। अजहरी जी, मैं मेहरदीन का ही सवाल आपसे कर रहा हूं, और सवाल बहुत सीधा सा है कि भाई कल्कि मंदिर, आपने वहां पर हरिहर मंदिर, तमाम चीजों पर दावा कर दिया। इसके बाद जो है कुआं जो है, सत्यव्रत पुलिस चौकी। अब यहां पर वक्फ की गलती नहीं समझ में आ रही है क्या? वक्फ क्या तलाश रहा है जमीनों के अंदर? देखिए राकेश भाई, एक तो आवाज पता नहीं, मेरी कॉलिंग है ना उसमें कट कट के आ रही है। मैंने नहीं, कहा बहुत साफ आ था रही है, स्काइप का आवाज खुलवा दें, क्योंकि स्काइप से जा रही होगी आपके पास मेरी आवाज, लेकिन आपकी नहीं आ रही है। खैर, देखिए वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं, ये आप ही लोगों ने कहा है ना कि 9 लाख हैं, 8.5 लाख हैं देश में, 8.5 लाख एकड़ जमीन है, तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा जमीन है। तो मैं आपसे ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है, फिर आपको परेशानी क्यों हो रही है अगर वक्फ बोर्ड अपनी जमीन बता रहा है? आपने आज तक इसका खाका पेश नहीं किया। फिर नहीं, फिर उस ठीक है, फिर इसी लॉजिक से हिंदू पक्ष अगर जाकर कहीं कह रहा है कि यहाँ पर मेरा मंदिर हो सकता था, तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगर मंदिर पर नहीं, अजहरी जी आप ही के पास हूं, अगर मंदिर पर आपको वक्फ बोर्ड का दावा सही लगता है, क्योंकि आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड की जमीन हो सकती है, तो फिर आपको अयोध्या में क्या दिक्कत हो गई थी? वो लग रहा था कि रामलला की जमीन हो सकती है। फिर काशी में आपको क्या दिक्कत हो रही है? वो लग रहा है भगवान शिव का मंदिर हो सकता है। फिर मथुरा में वो कृष्ण विराजमान का जगह हो सकती है, जमीन हो सकती है। फिर क्यों दिक्कत हो रही है आपको? तरफ से बोल रहे हैं, वो कागजात दिखा रहे हैं ना, बड़ा कागज मांगने का शौक है ना सरकार को। कागज वो लोग दिखा रहे हैं, और कहां कागज दिखा रहे हैं? अरे कागज ही नहीं आया मेरे भाई। पहले से वहां पर 5 लाशें गिरवा चुके हैं। कागज बता रहे फर्जी है। उस दंगे में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़ा रोल है। आप अपने भाइयों को बर्बाद करो, एसपी साहब कह रहे हैं इन पर सब कार्रवाई होगी। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा गोपाल जी, इनके ऑडियो कनेक्शन के साथ दिक्कत है, शायद आपकी आवाज इन तक ना बेहतर पहुंच पाए। अजहरी जी सुनिए, अजहरी जी सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। सुनिए सर, सुनिए, आप ही के पास सुनिए। आपने कहा ना कि पेपर है, पहली तो बात की डीएम की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पेपर रैंडम है, अनरजिस्टर्ड है, प्रॉपर्टी के स्वामित्व का कोई कागज नहीं है, नंबर 1 बात है। और मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, और फ्री की एडवाइस ये है कि अगर आपको यह लगता है कि पेपर है, सर चले जाइए कोर्ट और मुझे बताइएगा कि मैं कोर्ट जाकर और अपना दावा ठोक के आया हूं। मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दे रहा हूं, और एकदम कोर्ट जाइए। पेपर सही है कि गलत है, कोर्ट से फैसला होने दीजिए सर, यहां बैठकर ज्ञान की बातें नहीं। आप अपनी बातें सुनाते, दूसरे की सुनते नहीं है। नहीं, सुन ही रहा हूं ना, चुप तो हो गया, बोलिए। आपने किस लिए? खुद की बातें सुनाने के लिए सुनाया? अरे भाई, मैं आपको एडवाइस दिया, आप बोलिए, आप मेरी एडवाइस मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? एक ही एजेंडा है कि मुसलमानों को गलत ठहराओ, वो आप ठहराते रहते हो, तो आपके ठहराने से कोई गलत नहीं हो जाएगा। हम साफ लफ्जों में बोल रहे हैं आपके चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ, जब तक वहां पर ये मौजूदा डीएम और एसपी साहब रहेंगे, अरे फिर आप कोई इंसाफ होने वाला नहीं। संभल में ऐसे ही रोज नई बातें आती रहेंगी। अरे भाई, आप कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं इन पेपर को लेके? कभी वो अमेरिका का कोर्ट जा रहे हैं अजहरी जी पेपर को लेके कि नहीं? क्या कोर्ट जा रहे हैं कि नहीं इन पेपर्स को लेके? मैं वो हमारी मर्जी है। क्यों? लेकिन आप, अरे सही पेपर है तो क्या डर है भाई? यहाँ मैंने पेपर फर्जी है क्या? वो पेपर फर्जी है क्या? डीएम भी कह रहे हैं पेपर फर्जी है। फर्जी लोग हैं। बताया ना कि डीएम कब अरे ना, जा रहे हैं कि नहीं? कोर्ट जाइए, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, बताइए। राकेश भाई छोड़ो, मैं बता रहा हूं। नहीं आ रहा हूं, एक मिनट। कब हटाए जाएंगे? नहीं, अब अवधेश जी एक 30 सेकंड आपको। फिर ये पेपर सही है, कोर्ट नहीं जाएंगे, कह रहे हैं डीएमएसपी को हटाओ। ये वक्फ मंदिर के नीचे क्या तलाश रहा है, ये बोल नहीं रहे हैं। मेहरदीन पहले ही मान गए कि भाई ये वक्फ ने गलत कर दिया,
ये संभल में सब खेल उल्टा हो गया है। अरे डीएम साहब है, सरकार आपकी, अरे रुकिए, सत्ता आपकी है, डीएम साहब तो आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, देखिए, अरे भाई अजहरी साहब, ऐसा है कोई भी डीएम आएगा तो वो क्या करेगा? डीएम कागज के आधार पर, सबूत के आधार पर काम करता है। अगर डीसीएलआर वहां देगा, डीएम होगा तो उसको तो लैंड रेवेन्यू देखना है, किसके नाम से रेवेन्यू गया है। वो अबुल फजल के समय का भी देख सकता है, आप पढ़े लिखे आदमी है, वो अंग्रेजों के समय का देख सकता है, देख के सामने रख सकता है। लेकिन ये जो नीति थी राकेश जी, जो मैं कहा, आपने कहा मैं सहमत नहीं हूं कि हमने, सुनिए ये हमने शाहीन बाग के समय से देखा कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। 5 लाशें जो वहां पर उठाई गई भैया, हिंदू मुसलमान तो आप करें, मैंने बोला भी नहीं है, मैंने सुनो मैंने बोला भी नहीं है। हिंदू और मुसलमान की बात आप कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि कोई भी डीएम आएगा तो डीएम कागज के आधार पर करेगा, और कागज के आधार पर करेगा। कितने डीएम को हटाएंगे भाई? कितने डीएम को हटाएंगे आप? कितने एसपी को हटाएंगे? नहीं बात लेकर के आइए, ये भी आप बोलिए ना। अरे भाई, ऐसा है केवल संभल में जो है ना, संभल में केवल प्राचीन मंदिरों का विषय नहीं है। 1978 से लेकर के और 1993-94 तक जो भी हिंदू वहां से पलायन किए गए हैं, वो मजहबी माफियाओं ने अगर जमीन पर कब्जा किया है, मंदिर पर कब्जा किया है, ठीक है सर, ठीक है अवधेश जी आता हूँ, अजहरी जी आता हूँ, मेहरदीन आपके पास आ रहा हूँ। एक आपके सर्वे सर्वा नेता ने भी एक सोशल मीडिया पर कुछ स्टैम्प पेपर 10 रुपए 50 रुपए का है, तो भाई एक स्टैम्प पेपर से संभल वक्फ का हो जाएगा क्या? नंबर 1। नंबर 2 सवाल है, दूसरा सवाल है कि आपके पार्टी के सर्वे सर्वा ओवैसी तो बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, तो भाई अगर वो स्टैम्प पेपर ठीक है तो कोर्ट जाकर दावा कर रहे हैं क्या? देखिए कि वो पुलिस चौकी गलत जगह पर बन रही है? बिल्कुल राकेश भाई, हम कोर्ट भी जाएंगे, अदालत भी जाएंगे, और हमें वहां से इंसाफ भी मिलेगा। जैसे हम इंसाफ के लिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लिए आप भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि आपकी पार्टी, आपके बैरिस्टर साहब क्यों नहीं जाते अदालत में। अब अदालत में आज सुनवाई थी बैरिस्टर साहब की, जो याचिका लगाई थी, अटैच हो गई है। चलिए ना, होने दीजिए, अटैच हो गई ना, कोई बात नहीं। दूसरा, जहां एएसआई का प्रोटेक्टेड जगह होती है, उसके 100 मीटर तक कोई भी आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये उसका उल्लंघन है। एक नेता से मेरी बहस हो गई है। दूसरा, नहीं रुकिए, दूसरा फेक नैरेटिव मत किया करिए। वक्फ बोर्ड की जमीन पर आप कैसे जो है अदालत की छुट्टी है, अदालतें बंद है, आप अदालत खुलने से पहले ही आपने वहां पर बनानी शुरू कर दी। कि आपके पास उठ के आऊं? जी बताइए। अपडेट होकर आया करिए सर। मैं अपडेट हूं, बिल्कुल नहीं अपडेट है ना। 2017 में अमेंडमेंट हो चुका है। ये 100 मीटर का जो नियम समझा रहे हैं अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा को जाकर समझा दीजिए। हमारे बैरिस्टर साहब 2017 में अमेंडमेंट हो गया है, 100 मीटर के दायरे में भी परमिशन दी जा सकती है। अरे मत मानिए, अपनी बैरिस्टर साहब की बात मानिए। हमारे लिए पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को नहीं मान सकते। बैरिस्टर साहब की बात मानते हैं। बैरिस्टर साहब ने प्रोसीडिंग को नहीं मान सकते। उठाए, तीनों पे मैं आपको बता रहा हूं, आप तीनों सुनना नहीं चाह रहे। बताइए अमेंडमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है 2017? मुझे नहीं पता, तो पढ़ के हमारे बैरिस्टर साहब को पता है, उन्होंने जवाब दिया। आपके बैरिस्टर साहब को नहीं पता है? उन्होंने पूछा, आपके बैरिस्टर साहब सांसद हैं, संसद जाते हैं, उनको पता कि नहीं पता? तक कोई भी अरे ये अमेंड हो गया है भाई, कोई निर्माण नहीं कर सकते। अवधेश जी को लाइए। दूसरा, आप संपत्ति पर कैसे नहीं, ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को नहीं मानेंगे। ये पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को 2017 का अमेंडमेंट मानने को तैयार नहीं है। इनकी पार्टी के नेता सांसद फिर से मीटर का बात लेकर बैठ गए। अजीब स्थिति है। अरे भाई, तानाशाही सरकार कर रही है। और ये तानाशाही है। अरे जब आप पार्लियामेंट प्रोसीडिंग को नहीं माने और कह रहे हैं कि तानाशाही है। कहीं दिखा दीजिए। नहीं रुकिए, 30 सेकंड अवधेश जी, और उसके तुरंत बाद गोपाल जी आपके पास आ रहा हूं। रुक जाइए ना। अरे जाकर सर्च करिए सर, अपनी पार्टी को मैसेज कर दीजिए। हमारे बैरिस्टर साहब जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। सच बोलते हैं तो सर पूछिए उनसे, बैरिस्टर साहब को फोन करके आप पूछिएगा 2017 में अमेंडमेंट हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी आप रुकिए, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। अच्छा रुकिए भाई, रुकिए अवधेश जी। नहीं, बैरिस्टर साहब को सब पता है, इन्हीं को पता नहीं है। वो संसद में है, उनको मालूम है कि प्रोसीडिंग में क्या है, और उनको एक एक विषय पता है, कब अमेंड हुआ है, कैसे हुआ है। समस्या दूसरी है, देखिए एएसआई के जमीन में
आप बिना उसकी अनुमति के नमाज पढ़ सकते हैं। तो आपने एएसआई से अनुमति ली है वहां पे बनाने के लिए? उस चौकी को मैं पूछ रहा हूँ, अनुमति दिखा दीजिए। ये सरकार तानाशाह सरकार है भाई। हिटलर की आत्मा योगी जी और मोदी जी के अंदर आ चुकी है। वो भी उन्होंने यहूदियों का नरसंहार किया था, आज मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा, उनको टारगेट किया जा रहा, मस्जिद को टारगेट किया जा रहा, मदरसों को टारगेट किया जा रहा, दरगाहों को टारगेट किया जा रहा। अरे सर, आप कहाँ लेके जा रहे हैं हमारे देश को? आप मस्जिदों के अंदर मंदिर तलाशना बंद करिए। और आपके अंदर तो अवधेश जी इस्लामोफोबिया इतना ग्रस्त हो चुका है, आपका अजीब स्थिति है। इस्लामोफोबिया आपके अंदर इतना है। आप इतने अच्छे पत्रकार, अरे ये सब इस्लामोफोबिया अलग अलग टर्म लेकर मत आया करिए। पर आकर आप जो है ठीक है सर, आप टीवी पर आकर लगता है कि आपका जो है गोपाल जी और दिमाग का इलाज होना बहुत गोपाल जी आपकी राजनीति, आपकी सरकार ने अमेंड कराया, ठीक है, ये अमेंडमेंट मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं इनके पार्टी के सर्वे सर्वा को, उनको तो पता होगा, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत अपडेटेड रहते हैं, बहुत तार्किक बातें करते हैं। पता नहीं अपने पार्टी में लोगों को नहीं समझाते हैं कि भाई 17 का अमेंडमेंट है, 100 मीटर के अंदर भी बन सकता है। ये कह रहे हैं, हुआ ही नहीं है। देखिए राकेश जी, हमें समझना है कि यहाँ पे ये कानून की धज्जियां उड़ा के यह जो कुछ करना नहीं, ये है ना, एक गेम में होता है क्राई फाउल, इस तरह शोर मचाते रहो। जिन्होंने जीवन भर फाउल खेलते हुए गलत तरीके से जमीनों को कब्जा करके और धर्म के आधार पे राजनीति की है, वो वही करते रहना चाहिए। कानून के नाम पे खाली किताब लेके घूमते रहना और अपनी मुस्लिम अपीसमेंट वाली, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके उसके वोट बैंक को सारे आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इस देश में आपके पास भी आऊंगा, रुक जाइए। संविधान को सही ढंग से इन्होंने समझा होता, संविधान को सही ढंग से पढ़ा होता, बाबा साहब अम्बेडकर जी की बातों को माना होता, तो वह स्पष्ट रूप से कहता है धर्मांधता का इस देश में, हमारे संविधान में कोई जगह नहीं है। जो धर्मांधता, धर्म आधारित राजनीति ये करते हैं, ठीक है, वो जो धर्म के नाम पे वोट बैंक की राजनीति करते ठीक है, ठीक है। अब मैं अबे धर्मेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, आऊंगा, 1 मिनट दीजिए। अजय जी आपके पास भी आऊंगा। सर रुक जाइए। मेहरदीन और धर्मेंद्र जी, आप दोनों लोग सुनिए, क्योंकि आप दोनों पार्टी के नेताओं का स्टेटमेंट है। धारा 419, धारा 420, धारा 467, धारा 467, धारा 471 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन्होंने पुलिस चौकी वाली जगह को लेकर अफवाह फैलाई है। हालांकि अज्ञात के खिलाफ है, लेकिन दोनों आपकी पार्टी के नेताओं ने है। आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा ने बोला है, आपकी पार्टी के 2 सांसदों ने बोला है। धर्मेंद्र यादव जी। राकेश जी, आगरा में 17वीं सेंचुरी का एक राष्ट्रीय धरोहर है जिसका नाम है मुबारक मंजिल, और एएसआई प्रोटेक्टेड वो मॉन्यूमेंट है। और उसको पिछले सितंबर में स्टेट की जो एएसआई है उसने नोटिस जारी किया था कि इसका प्रोटेक्शन किया जाए, क्योंकि उस पर कुछ लोग उसको तोड़ना चाह रहे थे, और कल जाकर के किसी बिल्डर ने तोड़ दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट एएसआई है वो जाकर देखे कि उसका संरक्षण क्यों नहीं कर पा रही है वो। तो कानून को तोड़ना, एएसआई के नोटिफिकेशन को नजरअंदाज करना, अपने बुलडोजर के सामने किसी को कुछ समझना नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की ठीक है, संभल पर बोलेंगे। कानून है ना, संभल पर बोलेंगे, ना कोई एएसआई है। संभल पर बोलेंगे धर्मेंद्र जी। अरे आगरा पे क्यों ना बोले? नहीं, ठीक है, आगरा पर भी बोलिए, मैं नहीं बीच में है ना, आप संभल पर बोलेंगे। हाँ तो आप बोलिए ना आगरा पे। अरे तो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई जाइए, उसमें गलत अगर किया है, जिसने बुलडोजर चला उस पर कार्रवाई हो। मैं कहाँ कह रहा हूँ बिल्कुल आगरा में जाए कार्रवाई हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मंदिर के नीचे संभल में वक्फ क्या कर रहा है? पुलिस चौकी वाली जगह पर आपकी पार्टी के 2 सांसदों ने अफवाह फैलाई, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? अरे बहराइच में भारतीय जनता पार्टी के फिर बहराइच आप चले गए, करवाया, कितने एफआईआर हो गई मुझे बताइए। मैं कह रहा हूँ फिर बहराइच आप चले गए। संभल नहीं बोलना है, कौन सा नेता? संभल नहीं बोलना है। वो जहर एलर्जी हो गई है संभल से, आपको एलर्जी हो गई है धर्मेंद्र जी आपको संभल से। चलिए ठीक है, अजय जी आप बोलिए जो बोलना चाह रहे थे। दरअसल मैं ये कह रहा था कि मुसलमानों ने अपने दीन के लिए, अपने अल्लाह के लिए जो जायदाद दी है, जो दान किए हैं, उसी को कहते हैं वक्त। मैंने आपसे पहले ही ये सवाल किया, आपने मुझे टहला दिया। आपने ही कहा था ना कि देश की 3 नंबर की सबसे ज्यादा संपत्ति जो है वो वक्फ बोर्ड में है। तो वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कितनी है, संभल में कितनी है? आप लोगों को तो जानकारी के 9 लाख एकड़ है या 8.5 एकड़ है, 8.5 लाख एकड़ है। तो आप बताइए ना, संभल में कितने हजार एकड़ है?
कितने सर, 100 मैं- एकड़ है, बताओ तो आप कहाँ अजहरी है वो? जी हाथ जोड़कर आपको एक और एडवाइस दे दे रहा हूं सर, चलते चलते आपको लग रहा है ना कि वक्त के साथ बड़ी नाइंसाफी है, जमीन इतनी है, तो सर कोर्ट चले जाइए, वो पूरा कागज लेके कि भाई मिलॉर्ड मुझे न्याय दिलवाइए, हमारे वक्फ बोर्ड को न्याय दिलवाइए, इतनी जमीन यहाँ रजिस्टर्ड है, इतनी जमीन हमको नहीं मिल रही है, तो सर चले जाइए ना, यहाँ क्यों कागज दिखाना पड़ेगा, इससे नहीं भाग सकते हैं, जवाब देना पड़ेगा कि कुएं के नीचे वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, मंदिर के नीचे वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, अफवाह चौकी को लेकर किसने फैलाई, यह जवाब देना पड़ेगा सर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है।